काम करते हुए मेजर जनरल आनंद साहब आगे बैठे हैं, हमारे 90 से अधिक आयु के हैं। हमारे बीच में अपने अपने जीवन में आकाश में सफल हस्ताक्षर कर चुके इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। हमारे बीच में बीफ ब्रीडर हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्पेशलिस्ट हैं, श्री नंदलाल भाटिया हमारे बीच में बैठे हैं। और जितने ये हमारे साथी हैं जो 1942 से पहले पैदा हुए, जिनको हमने आमंत्रित किया, कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, वो सारे व्यक्ति समाज के विशिष्ट साथी, वो हमारे मेंटर, हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर आए। हमने 72 आदमियों को चुना था, उनमें से तकरीबन 30-40 यहाँ पर विद्यमान है और सारे सूचनाएं मिल रही। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे संगठन के वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री अनिल कुमार मेयर, वो भी मैंने उन्हें देखा, वो बात खड़े थे। मेरा निवेदन है आपसे, महेंद्र जी जरा उन्हें कहिए, और उनके पिताजी जो बड़े सफल वकील हैं हिसाब से, वो साथ आए, और संधू साहब उनके साथ जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया इंटरनेशनल इवेंट्स में, वो भी साथ आए हैं। मेरा निवेदन है कि जज साहब आ गए हैं, अनिल कुमार देवल रिटायर्ड सेशन जज हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और दिशा निर्देश देते मैं इनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये आप मेहनत को ध्यान से देखिए। हमें जब हमने होश संभाली, मैं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, जब किसी सिर्फ फिरे अंग्रेज ने बैठकर लाइन खींच दी और उस लाइन के बाद कह दिया कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, मैं तो उन शब्दों को बयान नहीं कर सकता, मैं था ही नहीं, परंतु तो आप सब लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा, मैंने तो पढ़ा। मैं मां के पेट में था और अक्टूबर में, अगस्त में ये हुई सारी कार्रवाई, अगस्त 1947 में, और अक्टूबर में मेरा जन्म भारत में हुआ। हमारे माता पिता भी भारत से चले भारत में आए, पंजाब से चले पंजाब में आए, पंजाब के पश्चिमी इलाके से चले पूर्वी पंजाब में आए। वहां भी पंजाबी बोलते थे, थोड़ी उनकी अलग पंजाबी थी, सराइकी बोली बोलते थे, और वो सराइकी बोली इधर मांझा और मालवा की पंजाबी बोली में परिवर्तित हुई और उनके बीच में वो आए। परंतु और मैंने तो वो सुने किससे, आप लोग बताएंगे, कुछ लोग आप में से आज अपनी कहानी बताएंगे। कपड़े शरीर पर थे वही वो जिसपे वो पहने हुए थे, भागना पड़ा। माता पिता भाई बहन चाचा भतीजा मामा मौसा जितने रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी, वो धार्मिक उन्माद के शिकार हुए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, छोटे छोटे बच्चों को बालों की नोक पर टांग दिया गया। किस लिए? हम अपने घर में बैठे थे, कोई 500 साल से पूर्व था वहां पर, कोई 50 साल से था। मैं देख रहा हूं मेरे बुजुर्ग, मैं उनको चाचा जी कहता हूं, मल्होत्रा साहब बीच में हैं, आप डिप्टी जनरल मैनेजर रहे हैं भारत पेट्रोलियम की, आप भी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी आई है साथ, हमारी आंटी हैं, हमारी पत्नी के चाचा चाची हैं, मैं इनको अपना चाचा चाची मानता हूं, इनका भी मैं सत्कार करता हूं। आप आए, आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। आप लोग जब यहाँ पर आए तो हम सपने लेकर आए, हर एक को सपने लेने का अधिकार। सपने हमारी आंखों में ये थे कि हम जा रहे हैं अपने देश में, हम उस देश में जा रहे हैं जहाँ यूनियन जैक नहीं होगा, हम उस देश में जा रहे हैं जब हमारा अपना झंडा होगा, हमारे अपने असूल होंगे,
और हम अपने उस इतिहास को, मारकाट के इतिहास को, वायलेंस को, परिवारों पर अत्याचारों को भूल गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1 करोड़ लोग मरे थे। जनरल साहब से आप हिस्ट्री सुनिएगा। उसके बाद मैसेक्ट्री जो इतना बड़ा महान नरसंहार हुआ वो यही हुआ पार्टीशन का। 10 लाख लोग मरे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, हिंदुओं की संख्या ज्यादा इसलिए मरे, वहां पर भी जातियों का संघर्ष था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक व्यक्ति ने जो अपने आप को हिटलर कहता था, तानाशाह कहता था, उसने कहा कि मैं यहूदियों को समाप्त कर दूंगा। देश लड़े अपने अहंकारों की वजह से, 1 करोड़ लोग मरे। हम लोग क्यों मरे? क्योंकि हम अपना ईमान नहीं खोना चाहते। यदि हम अपना ईमान खो देते और हम ये कहते हमारा घर हमें मुबारक, हमारा परिवार हमें मुबारक, और हम अपने इस घर में उसी तरह रहेंगे जिसमें हमारे पूर्वज रहे। करना क्या है? कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल बिस्मिल्लाह कहकर आप जिंदा रह सकते थे। मगर हकीकत राय के औलादों ने ये सोचा कि वो बाल बच्चा हकीकत जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, 14 साल में सिर कटा दिया, हम उसके वंशज। हम अपने देश में जाएंगे जो मजबूरन देश मिला। हमारी इच्छा से पार्टीशन नहीं हुई, हमारी इच्छा से हमें ये देश नहीं मिला। मजबूरन 2 राजनेताओं ने मिलकर 2 नेशन थ्योरी बनाकर धर्म के नाम पर इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को बांट दिया। एक को पाकिस्तान का नाम दे दिया, एक को हिंदुस्तान का। हमें आना पड़ा क्योंकि हिंदुस्तान में आने वाले लोगों के लिए पाकिस्तान में रहने की जगह नहीं थी। वहां धार्मिक उन्माद हो गया, कत्ल हो गया। मैं कैसे बचा? मैं अपनी कहानी छोटी सी बीच में बताऊं तो हर आदमी अपनी कोई ना कोई बात यहाँ पर कहेगा जिसको भी आने का मौका मिलेगा। मैं तो पेट में था, मेरी माँ बच गई, मेरा पिता बच गए, मेरे से बड़े 2 भाई बहन। इसलिए 8 किलोमीटर दूर, हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था जहां मेरे पिता पढ़ाते थे। हर इतवार को अपने गांव जाते थे। जहां को राखे साइया परमात्मा ने बचाना था, मालिक ने बचाना था, और उस दिन इतवार था और वो अपने गांव नहीं गए किसी कारणवश। बाल बच्चे भी बच गए, स्वयं भी बच गए, सारा गांव काट दिया। हमारे नाना जो अपनी बेटी से मिलने आए हुए थे वो सिख थे। उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतना अत्याचार होगा, यहाँ पर हिंसक भीड़ हमला करेगी। वो अपने बेटी के घर में आकर सो रहे थे कि भीड़ ने हमला किया और उनको मार दिया। 17 आदमी हमारे घर में मरे। ये कहानी लगभग जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब के साथ थोड़ी बहुत ऐसी कहानी। कोई घर ऐसा होगा जिसका अपना बहुत नजदीकी रिश्तेदार या दूर का रिश्तेदार या गांव का या पड़ोसी इसमें ना गया। तो आप भी तो कुछ डिजर्व करते हो। आपने तो यहाँ आकर भी भीख का कटोरा नहीं उठाया। बांग्लादेश की लड़ाई में जनरल साहब ने तो हिस्सा लिया था। जनरल साहब, मैं भी वहां एक वॉलंटियर के नाते, मैं एनसीसी का ऑफिसर था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और सन 1971 में उन्होंने कहा जितने एबल बॉडीड स्ट्रॉन्ग शरीर वाले नौजवान बच्चे एनसीसी के अफसर हैं वो सारे मिलिट्री के साथ अटैच कर दिए जाए। मुझे भी मिलिट्री के साथ अटैच किया गया। हम वहां चटगांव सेक्टर में लड़े। आपकी रेगुलर आर्मी के साथ हम सहायता करते रहे, और जब वहां पर 1 लाख पाकिस्तानी फौजियों का हथियार रखवाए थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी ने, और ये जो न्याजी है इसी के नाम का न्याजी, लोग तो कहते हैं इसका चाचा था इमरान का, भगवान जाने सच क्या था। जनरल न्याजी ने वहां पर पाकिस्तान की फौज की तरफ से अपने हथियार रखे थे। हमारी ये ड्यूटी लगी थी कि हम उनको फौजियों को यहाँ लाएं जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और उनको यहाँ पर जेलों में, जो भारत सरकार ने उस वक्त जेलें बनाई थी, जिसमें नैनी जेल इलाहाबाद था, मोहाली के पास भी जेल बनी थी, 2 जेलों में मेरी ड्यूटी लगी थी कि आप इनके साथ जाइए, क्योंकि ऑफिसर्स जा रहे थे जो हमने ऑफिसर्स वहां पर पकड़े थे। एक मेजर जनरल साहब थे, शायद आनंद साहब आपको पता हो, मेजर जनरल फरमान अली उसका नाम।
नेचुरली आप जानते हैं आर्मी का अपना डिसिप्लिन है, चाहे वो हमारे दुश्मन आर्मी के थे, हम उनको सैल्यूट करते थे। मैं जूनियर ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट का रैंक का था, तो वो उनकी हम देखभाल करते थे। गाड़ी में कुछ चाहिए, कुछ खाना है, कुछ और असुविधा है उसकी, वो मुझसे पूछते थे बेटा तू कहाँ से है? मैंने कहा मैं रोहतक का हूं। वो कहता था यार तू भी हमारा ही खून है, मैं भी रोहतक का हूं। मैंने कहा कैसे? कहता रोहतक के पास एक गांव है महम। मैंने कहा आज भी है वो गांव महम। कहता महम के अंदर हमारा एक छोटा सा गांव है, हमारे पूर्वज हीर थे, इसलिए हम राव लिखते हैं अपने साथ। और मैं फरमान अली कन्वर्ट हो गई किसी वक्त, तो मैं पाकिस्तान की कोई बलोच रेजिमेंट है उसकी तरफ से थे, वो मेजर जनरल रैंक के बहुत ऊंचे रैंक के अफसर थे। वो जैसे जैसे इधर आती थी, ढाका से चले और कलकत्ता होते हुए जैसे ट्रेन इलाहाबाद की तरफ नैनी जेल में रखना था उनको, तो कहते थे रोहतक की तरफ जेल नहीं जाती, ट्रेन नहीं जाएगी। मैंने कहा नहीं, रूट नहीं। वो रोते कहते मैं वहां पैदा हुआ था, महम की 24 का याद था उनको, यहाँ से गए होंगे तो 8-10 साल के होंगे, उसी एज के होंगे जिसके आप सब लोग थे जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो जिस उम्र के आप लोग थे शायद उसी उम्र के हों, वो याद करते थे और बार बार गुस्से हो जाते थे। शाम को कहते थे तुम हिंदू बड़े घटिया लोग, हमें गालियां देते। हमने कहा क्यों साहब? हम इसलिए घटिया कि हमने आपका सिर भी उतारा, देखिए आपको सम्मान से ही ले जा रहे, अब आपको अलाउंस भी मिलेंगे जिनेवा कन्वेंशन के आधार पर, आपको पूरी वो सहायता दी जाएगी जो एक युद्ध कैदियों को मिलती। और मुझे आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर भारतीय सेना ने रिक्रूट किया, यही हमारा कसूर। वो कहता नहीं ये आपका कसूर नहीं। अरे जब मेरा पिता, मेरा दादा या परदादा जो भी मेरा पूर्वज मुसलमान बना, तो तुम हिंदू क्या कर रहे थे? तुमने रोका क्यों नहीं? तुम्हारे पूर्वजों की कमजोरी की वजह से हम मुसलमान बने और आज हम दोनों एक ही खून के आदमी हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं। ये उनके बाप। हमने कहा जो भी हो गया, इतिहास माजी जिसको बोलते हैं उर्दू में, इतिहास को आप वापस तो ला नहीं सकते, बाल नहीं होते कि पीछे से आप पकड़ नहीं सकते वक्त को। वक्त बीत गया, दिल भी फट गए, धर्म भी अलग हो गए और हमने एक दूसरे के ऊपर हथियार भी उठाए। आज हम जीते हुए, आप हारे हुए हो, वो अलग बात है, तो हम आपका सम्मान करते हो, क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूँ उससे 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर वो धरती है जिस पर आप पैदा हुए और आपके बुजुर्ग पैदा हुए। तो इस तरह की बातें होती। राजीव गांधी का जिस दिन यहाँ पर मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई, मैं कराची में था। जैसे मैं कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो एक ड्राइवर मुझे लेने आया जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से था, उस वक्त मैं वर्ल्ड बैंक में काम करता था। तो उसने मुझे कहा, पंजाबी था, उधर के पंजाब का जहां से हम आए हैं, और वो हमें बैठते ही ये कहता है क्यों जी मार आए हो? अब उस टाइम क्योंकि काफी समय मेरा हवाई यात्रा में बीता, मुझे ये नहीं पता लग रहा था उन दिनों इतने बहुत ज्यादा टीवी चलते नहीं थे, ये पता नहीं चला कि राजीव गांधी की मृत्यु किस आतंकवादी ने की। तो सब ये सोच रहे थे कि पंजाब के आतंकवादियों ने शायद कर दी होगी, क्योंकि उन दिनों आतंकवाद पंजाब में था। मैं चुप लग गया। उसने फिर छेड़ा, क्यों जी मार आए हो? हिंदुस्तानियों अपने प्राइम मिनिस्टर को मार आए हो? तो मैंने उसे कहा कि देखो खून तो एक है, तुम अल्लाह अल्लाह करते हो, मैं वाहेगुरु करता हूँ या परमात्मा को याद करता हूँ, खून तो एक ही है, जबान एक है, खाना पीना भी एक है, आदतें भी एक है। तुमने भी जनरल जिया को मार दिया, हो सकता है हमारे में से किसी ने हमारे प्रधानमंत्री को मार दिया, वो चिढ़ गया। मैंने कहा तो ड्राइवर अपनी औकात में रहे, मैं ऑफिसर हूँ, ऑफिसर की तरह मेरे से बात कर, तेरे को कोई राजनीतिक बात करने का मेरे से हक नहीं है, यदि करेगा तो हम तुम्हें इसी तरह से जवाब देंगे। हम लोगों के बीच में लाहौर में गए, रावलपिंडी में गए, जिसको आज इस्लामाबाद भी कहते हैं, रायपुर में गए, बाहुलपुर भी गए, इन सब इलाकों को जिनको आप
आप सब लोग वहां से आए, वडेरा गांधी खान, डेरा इस्माइल खान, ये सारी जगह मैंने खुद देखी। और मैं अपने गांव में भी गया, जो मुल्तान में बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट का उसका बना दिया गया, तहसील मैलसी थी, उससे 8 किलोमीटर दूर फतेहपुर गांव है, जहाँ मेरे कभी बाप दादा पैदा हुए, और वहाँ उस जमीन पर उन्होंने खेती की और वहां से हम यहाँ आए। उन सब चीजों को हमने देखा, महसूस किया। तो आपने तो उससे ज्यादा भयंकर चीजें देखी। हमने तो इतिहास के इस तरफ खड़े थे, इतिहास घटित हो चुका था। आपने तो खून देखा, आपने दरिया को पार किया, उस खून के दरिया को पार करके आप यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर पंजाबियों ने रिक्शा चलाई। जिस पंजाबी ने रिक्शा चलाई, आज वो टैक्सियों का मालिक। पंजाबियों ने यहाँ आकर चाय बेची। जिस पंजाबी ने यहाँ चाय बेची, आज वो होटलों का मालिक, ओबराय का मालिक, ओबराय भी इसी तरह कहते हैं, और बहुत सारे केस। कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो पंजाबियों के पास? प्राइम मिनिस्टर तुम बने, जनरल आप बने, आप गवर्नर बने, एम्बेसडर्स बने, सीनियर आईएएस आईसीएस ऑफिसर्स बने अपने वक्त में, शिक्षक बने, साइंटिस्ट बने। अरे आप हैरान हो गए, आज तो आप रोटी खा रहे हो पंजाबियों की वजह से खा रहे हो। पूरा हिंदुस्तान को मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पंजाबियों की जमात बैठे हैं। मेरे सामने भाटिया जी बैठे हैं, मैं यूनिवर्सिटी का वीसी रहा हूँ, ये मेरे साथी रहे, बड़े सीनियर साइंटिस्ट हैं, नंदलाल भाटिया। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करते हैं, परंतु इनको पता ब्रीडर भी। आज यदि आप गेहूं खा रहे हैं और सिर ऊंचा करके चलता है, तो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां, चाहे वो लुधियाना की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे बाकी 21-22 और यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का कमाल कर दिया। भूखे भारत को, जो पीएम 480 का अनाज खाता था, उसको आज इतना सशक्त बना दिया कि दूसरों को खिला रहा। मैं न्यूज पढ़ रहा था कल परसों कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है। सारी दुनिया का 80% अनाज, गेहूं सिर्फ, वीट की बात करता हूं, बाकी अनाज की बात नहीं करता, रशिया और यूक्रेन दूसरी दुनिया को देते। और ये सवाल उठ रहा था कि इनकी लड़ाई तो थमनी नहीं, और गेहूं की कमी हो जाएगी, लोग ब्रेड कहां से खाएंगे, अनाज कहां से आएगा, भूखा मर जाएगा। तो एक साइंटिस्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा कि ऐसा नहीं होगा, हिंदुस्तान के पास इतना सरप्लस अनाज है वो खिला सकता है। फिर तो आप सोचिए तो सही, मैंने तो अपने बचपन में देखा है, आपको मेरे से उम्र में कोई 15 साल बड़ा है, कोई 10 साल बड़ा है, कोई 20 साल भी बड़े हो सकते हैं। आप मुझे मैं आपने मेरे से ज्यादा देखा, यहाँ धूप कितनी थी। 65 की वार में भी हमने सहयोग दिया। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम हमें फौजी बताते थे, जो जख्मी होकर आते थे उनकी हम सेवा किया करते थे। रोहतक में जब ट्रेन निकलती थी, उन्होंने कहा अनाज नहीं है हमारे देश में। ऑस्ट्रेलिया ने और कनाडा ने देना बंद कर दिया, अमेरिका हमारी बांह मरोड़ रहा है, क्योंकि 71 के बाद में हम लोगों ने उनकी सहायता नहीं की थी, अनाज की कमी होती चली गई। उस टाइम खाली ट्रेनें चलाई जाती थी। लाल बहादुर शास्त्री ने 65 में, 71 के बाद से पहले की बात बता रहा हूँ, खाली ट्रेनें चलाई ये बताने के लिए ये अनाज की है कि कहाँ जा रही है, असम जा रही है, कहाँ जा रही है, ये पंजाब से तमिलनाडु जा रही है, उसमें कोई अनाज नहीं होता था। सिर्फ ये इंप्रेशन पैदा करने के लिए कि भारत हाथ नहीं फैलाएगा, भीख नहीं मांगेगा, हम अपना अनाज पैदा करेंगे। और आज आपने पैदा कर दिया। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आप कितना ऊंचा है, और कौन किसने किया? भाटिया जी बताएं। पॉल ने किया, प्रोफेसर पॉल ने। उनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा जाओ मैक्सिको का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है जहां वैरायटीज रखी जाती हैं, जन प्लाजा बोलते हैं, वहां से गेहूं की किस्में लाओ, जो गेहूं की किस्में भारत में पैदा हो गए, इस भूखे भारत के लिए अनाज पैदा करें। पॉल 10 दाने, डॉक्टर स्वामीनाथन और पॉल, ये 2 आदमी गए थे, 10 दाने लेकर आए। किसी इतिहास की किताब में ये किस्सा नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है किस्सा। डॉक्टर स्वामीनाथन तो जिंदा ही 90+ के हैं। पॉल साहब दुनिया में परमात्मा को प्यारे हो गए, अपनी जेब में 10-15 गेहूं के दाने उठाकर ले आए मैक्सिको से, और यहाँ पर आकर वार्फ वैरायटी पैदा की,
सुनहरा 64 के नाम से पहली वैरायटी आई, जो कि रंग सुनहरा था, स्वाद थी, प्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त था। उसके बाद इन साइंटिस्टों ने, HAU के साइंटिस्टों ने, BAU के साइंटिस्टों ने, इन लोगों ने इतना काम किया, अनाज के भंडार भर दिए, और आज आपके पास कभी नहीं, आप पूरी दुनिया को अनाज खिलाते। वहां भी पंजाबी, नाम तो लीजिए, न्यूक्लियर बम बनाया तो उस प्रोजेक्ट में भी पंजाबी। आप कोई नाम लीजिए, यदि किसी ने इस नॉर्थ इंडिया से, इंडिया में तो दूसरी जगह से नोबेल प्राइज पहले आ गए थे, जिसने प्राप्त किया बायोटेक्नोलॉजी में, वो भी पंजाबी। तो पंजाबियों में कोई तो खासियत है, ये एक नई तरह की चीज है। ये हम होमर जैसे हमारा कालिदास हुआ है, अंग्रेजी में शेक्सपियर हुआ है, इसी तरह रोमन भाषा में होमर हुआ। होमर ने किताब लिखी और उस किताब में पक्षी का वर्णन किया, फेनिक्स। वो ऐसा पक्षी था, अपने आप मर जाता था, उसकी भस्म पैदा हो जाती, और ऐसा चमत्कार था, उस भस्म से वो पक्षी फिर जिंदा हो जाता। आपको हुनों ने काटा, आपको यमनों ने काटा, आपको शकों ने काटा, आपको मंगोलों ने काटा। उससे भी पहले तीसरी सदी से पूर्व अलेक्जेंडर आया पंजाबियों को रगड़ने के लिए, रगड़ा, मारा उसने, इनकी नस्ल को खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद पठान आए, पठानों के बाद मुगल आए, सिर्फ अंग्रेजों को छोड़कर सारे पंजाब के रास्ते से आपको मारते हुए यहाँ तक आए। आप खड़े हो गए, मर गए, दब गए, जलाए गए, खत्म किए गए, फिर आप इकट्ठे हुए, फिर कौम इकट्ठी हुई, बगैर किसी आरक्षण की, बगैर किसी मदद के। आप बड़े साइंटिस्ट आगे आए, आप बड़े डॉक्टर आगे आए, आप बड़े फिलोसफर आगे आए, फौज के जर्नैल यहीं बैठे हैं, 2-4 आगे आए, गवर्नर बने, प्रशासनिक पदों पर आए, बगैर किसी मदद। एक कमी रह, आज राजनीतिक बात कोई नहीं कर रही। हमने निर्णय लिया था कि हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अब मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं, ये हम क्यों कर रहे हैं। जो लोग शहीद हो गए, उनको हमने शहीद कहा, परंतु इस देश ने उनको शहीद नहीं माना। इस देश के लोगों से तो मैं क्या पूछूं, देश के कर्णधारों से पूछता हूं कि पंजाबियों का सिर्फ जुर्म यही था, वो पंजाबी। क्या किसी दूसरे प्रदेश के साथ ऐसा हुआ है? नहीं, क्योंकि फ्रंट पे हम थे, दुश्मन को सबसे पहले हम झेलते थे, मारते भी थे और मरते भी थे, इसलिए पंजाबी मरा। परंतु क्या पंजाबी को ये कहने का हक नहीं था कि हम शहीद हैं, हमारे बुजुर्ग तो मर गए, उनको शहीद का दर्जा दो। कहते कहते मर गए, आज भी किसी ने हमारी सुनी। हमने उनसे कहा पैसा नहीं मांगते, जमीन नहीं मांगते, अपनी जमीन लेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, उनका एक स्मारक बनाने दो। हरियाणा में सबसे पहले पंजाबियों का कैंप कुरुक्षेत्र में लगा था। तब ये सारा पंजाब हरियाणा था ही, वो आज के हरियाणा में कुरुक्षेत्र में लगा। हमने कहा कुरुक्षेत्र में एक स्मारक बना देते हैं। आज जब वो स्मारक नहीं बन पाया, क्योंकि सरकार का कोई लंबा चौड़ा सहयोग नहीं था, सुना हम आगे करेंगे, बहुत अच्छी बात। अब आप मुझे ये बताएं, हम अपने बुजुर्गों को सम्मानित नहीं कर सकते, हम अपने बुजुर्गों को शहीद नहीं कर सकते, हम आपस में इकट्ठे होकर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पर पेट की लड़ाई में सबसे ज्यादा लग गए। भाई पेट की लड़ाई तो हम जीत गए। मैं भी आपको चंद शब्दों में बता चुका हूँ कि जब हमने लड़ाई शुरू की, हम बहुत नीचे थे, धीरे 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 हम चोटी पर पहुंचे। और जब हम चोटी पर पहुंचे, बगैर किसी से भीख मांगे हुए, छाती ऊंची की, उस वक्त हमें अपना गौरव, हमारा जो अंदर का खून है, हमने चाहे मियां वाली का पानी पिया, चाहे डेरा गाजी खान का पिया, चाहे डेरा इस्माइल खान का पिया। मैं अपने गांव में जाता हूं तो एक छोटी सी मां कब्र है, उस कब्र को जरूर देखता हूं, उसका नाम है फतेह खान जुइया। 2000 मुसलमान है, मैं उनसे पूछता हूँ तुम अपने आप को जुइया क्यों कहते हो? कहते हैं हम राजपूत, बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम राजपूत हैं और कन्वर्ट हो गए, धर्म हमारा अलग हो गया। ये फतेह खान जुइया जो है, ये
ये अकबर की फौज के साथ लड़ा था। इसने कहा था, अकबर ने इसे कहा था कि तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे लाहौर और मुल्तान जीतना। लाहौर जीतने के बाद 250 किलोमीटर दूर मुल्तान है लाहौर से। जब वहां पहुंचा तो फतेह खान दुनिया रास्ते में छोटा सा उसका इलाका पड़ता था, वो लड़ा और मारा गया। और आज उसकी कब्र पे कोई फूल भी नहीं चढ़ा। हम उसका फिर भी सम्मान करते हैं कि जो भी था वो एक भारतीय था। उसने तो पूरा भारत, पूरा पंजाब था, उस पंजाब का एक सिपाही था, वो मारा गया। तो हम तो उस अणक के विरासत हैं, हमें विरासत मिली उस अणक की कि मरेंगे, कटेंगे, दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, तो हाथ भी जोड़ेंगे। हमारे सामने एक जनरल साहब, आपको याद हो, ऑल इंडिया रेडियो ने उस टाइम 70 मनवार की सर्विस दी थी कि जितने यहाँ फौजी POW हमने पकड़े हैं उनका बात करवा दो, क्योंकि उस टाइम टीवी तो था नहीं, बात करवा दो उनके घर वालों से। मेरी ड्यूटी उसमें लगी थी। मैं उन अफसरों को और JCOs को जो मुझे अलॉट किए गए इनके घरों से बातचीत हो तो हम उनका ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कांटेक्ट करवाते थे। मैं मोहम्मद बिलाल नायब सूबेदार बोल रहे हैं, मेरे घर वाले सुनते थे, सुन लें कि मैं सब ठीक ठाक हाँ, मैं खैर खा रहा तो इस तरह के मैसेज दिया करते थे। रोते थे, चिल्लाते थे, खबर है कि हम अपने घर वालों को देखेंगे या नहीं देखेंगे। मैं उनको कहता था कि तुमने भारत सरकार ने पकड़ा, उनके ऑर्डर से तुम पकड़े गए। बड़ी नेक नीति की सरकार है भारत की। कोई भी सरकार, भारत की सरकारें हमेशा इंसानियत से भरे हुए लोगों की है। तुम्हें वापस भी भेजा जाएगा, तुम्हारा ख्याल भी रखा जाएगा। तुम अपने जिस मुल्क से आए हो वहां इंसानियत का ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए इस तरह के भाव आते हैं। हम इस देश में जिंदा रहे, गर्व से रहे, सिर्फ एक पीड़ा हमारे दिल में रही, और उस पीड़ा की वजह से मैं आपकी बात कहकर अपना स्थान दूं। मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरी दादी जो थी, आज हमने आपको फिल्म दिखाने की वही फिल्म है कि आज उनका लाइट इतनी है कि वो आ नहीं सकती। बहुत सारी बुजुर्ग औरतों ने, एक बहुत बूढ़ी मेरी दादी जैसी महिला बैठी, उसको भी हम सम्मानित करेंगे। इन बूढ़ियों ने त्याग तपस्या की, जवानों को कहा बेटा तू चला जा, अपने परिवार को ले जा, जिंदा रह जाएगा, मैं रब के हवाले, मैं इतनी रह जाऊंगी, मैं मर भी जाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की कहानी 19 मिनट की फिल्म में जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, दिखा पाएंगे या नहीं कह सकते, तो शब्द आप सुनेंगे, मुझे फोटो में देख पाएंगे, क्योंकि लाइट जो है, हमारा प्रोजेक्टर ऐसा नहीं है कि वो लाइट को किसी तरह से कर सके। मेरी दादी काफले में आई, जो वहां रह गए थे कुछ लोग, उनको भीड़ की तरह लेकर आई भारतीय सेना, बाद काफला होते पैदल। जब वो अमृतसर में आए, कसूर पार किया उन्होंने, अमृतसर में आए, तो उस वक्त उन्होंने उनमें से कुछ लोग बहुत बुजुर्ग पैदल चलने में तो मेरे पिता को कुछ लोगों जो हमारे इलाके के आए थे, उन्होंने कहा था, अरे मैंने तेरी माँ जैसी गुड़िया देखी काफले में आती हूँ। मेरे पिता पागल हो गए एक तरह से दुख से। उन्होंने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, पर पता लगा कि कुछ बूढ़ी महिलाएं अस्पताल में अमृतसर। मेरे पिता वहां गए और चिल्लाने लगे माँ, और उस वक्त उसने थोड़ी सी आंखें खोली और फिर उसके बाद वहां कुछ स्वयं सेवक आदमी, उन्होंने मेरे पिता को सलाह दी कि देखो कैंप में रिपोर्ट करो जाकर कि मेरी माता का देहांत हो गया, मुझे उसका संस्कार करना है, वो आपको सहायता देंगे लकड़ी के लिए। मेरे पिता ने कहा मैं तो शादी में ऐसे नहीं की। उनका आज तो खास कुछ है नहीं, आज तो करना पड़ेगा, उनका नहीं करूंगा। मेरी माँ की लाश 2-3 दिन पड़ी रहे अस्पताल में। एक अखबार निकलता था लाहौर से, उसका नाम था पैसा, क्योंकि उसकी कीमत 1 पैसा थी। मेरे पिता ने वो अखबार बेचने वाले के पास गए, अखबारें बेची 2-3 दिन, और कोई ₹1.5 इकट्ठा किया
लकड़ियां खरीदी और जाकर अपनी मां का संस्कार किया। मैं अपने पिता के गीत गाने के लिए आकर शुरू किया, ये मैं पंजाबियों की विरासत बताने आया हूँ। हर पंजाबी ने ऐसा किया, हर पंजाबी ने ऐसा किया। और हमें क्या मिला? लिबर्टी। हम तो जब छोटे छोटे में मैट्रिक पास तक हमें यही नहीं पता, और हमने किसी से शरण नहीं मांगी, हमने ये देश नहीं मांगा, हमने यहाँ का हाथ नहीं फैलाया, अपनी हिम्मत की। किसी ने गोबर थापा, किसी ने चाय बनाई, किसी ने कुछ किया, छोटी मोटी नौकरी बच्चे पढ़ाए और आगे चले। और देश के निर्माण में सबसे ज्यादा हम लोगों ने सहयोग किया, परंतु हमें सम्मान नहीं मिला। इसीलिए क्यों नहीं मिला भाई? आपको होना ताकत देता है जेड़े तगड़े होते हैं, और जनता होना पूछती है। जेड़े कमजोर होंगे उन्होंने जनता नहीं पूछती। हमें हमारे राजनीतिक अधिकार चाहिए थे। यदि आपके पास राजनीतिक ताकत है तो लोग आपको सलाम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। इसलिए हमने एक संगठन बनाया, और संगठन की मैं ज्यादा चर्चा यूं नहीं करूंगा, क्योंकि ये बुजुर्गों को, जिनको हम जिंदा शहीद कह रहे हैं, ये वो शहीद हैं जो बच गए अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से, और जिन्होंने आकर यहाँ पर सफल हस्ताक्षर किए आकाश के अंदर और भारत के निर्माण में अपना सहयोग किया है। उन जिंदा शहीदों को हम सिर्फ नमस्कार कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं, अपना स्नेह और प्यार दे सकते हैं। इसलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। मैंने ये भूमिका दी कि आज के प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है, इस प्रोग्राम की भूमिका क्या है, ये हम प्रोग्राम क्यों करना चाहते हैं। 75 सालों में उन लोगों का श्राद्ध तो हो गया जो अपनी आकस्मिक मौत के शिकार हो गए। तो क्षेत्र में भी संस्था ने उनका श्राद्ध किया, गया में भी किया, परंतु उन लोगों का जो जीवित है, जिन्होंने उसको देखना पड़िए ये कहा, देश के विभाजन में अपनों को खोने की पीड़ा सहने वाले इन पंजाबी शूरवीरों को, महिलाओं, पुरुष जो यहाँ पर बैठे हैं, ये समर्पित है आज का सम्मान। और इस समारोह में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत सम्मान समारोह में उपस्थित सभी पंजाबी शूरवीर और उन शूरवीरों के संतानों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करें, मुझे 40 साल की नौकरी में 4 बॉर्डर पे रहने का मौका मिला, पाकिस्तान, चाइना, भूटान और बांग्लादेश। और वहाँ के बॉर्डर के क्या हालात होते हैं, ये जो भी राजनीतिक या कोई भी राष्ट्र देश के कोने कोने में आपको नहीं सुनता। मैं आपसे एक निवेदन करने आया था कि व्हाट्सएप का जमाना है और रोज सुबह हमें हजारों मैसेज मिलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो मैं चाहता हूं कि आज से जो हमारा पंजाबी समाज है, गुड मॉर्निंग की जगह जय पंजाबी लिखे। इसके साथ एक और भी चीज ऐड करना हूं, जय पंजाबी, जाग पंजाबी के सुतियां जगा पंजाबी। जो हमारे लोग सो रहे हैं उनको जगाना। ये कहाँ गया है? हाँ जी, प्रोजेक्टर वाले हमारे पेरेंट्स खरगोदा से आए थे और हम लोग छोटे से स्कूल जाते थे, तो हमें वो वहाँ के हालात बताया करते थे कि किस मुसीबतों से वो गुजरे। और एक चीज
कि जहां भी रिफ्यूजी कैंप में शरणार्थी बैठे हुए थे, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर एक गाना गाया करता था, नूरजहां सुरेंद्र का गाया हुआ था, आवाज दे तू कहां है दुनिया में। हर जगह वो आवाज में ढूंढते थे अपने लोगों को। और वही अभी एक और उसी सीन को अमिताभ, ये शाहरुख खान के, सलमान खान की फिल्म आई थी अभी, उसमें भी ये चीज दिखाई गई थी। और एक सीन उसमें मेरा भी था, मैं भी सुनूंगा था। और उस देश की क्या हालत थी, कवि प्रदीप ने जो लिखा, उस गीत को आप एक दफा ये सामने देखिए, अगर दिखाई कर देता है क्योंकि प्रदीप तो उसको सुनिए, उसका एक एक शब्द बयान करता है कि उस समय पंजाबी कौम ने क्या क्या सहा है, कितनी वीरता देखी है। आपके सामने गीत प्रस्तुत, देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया विश्वास, एक दूसरे को कैसे बात कर। कभी प्रदीप का लिखा था, वो गीत आपने आज भी सुना होगा, आवाज में। आज तक लोग आवाज देते हैं, वागा वालों को जाते हैं ना, उनकी तेरा काम चल रहा है। ये सिर्फ गाना ही नहीं है, ये हम लोगों की उस समय की दशा है। वो ऐसी आजाद के साथ हर ईमान के नाम पर जो दुनिया की इलाकों में फंसे हुए करोड़ों देश है, ये सहारा होकर है। बदनसीब इंसानों का मुकाबला पुराने रास्ते पर छोड़ दिया गया, जहाँ जिंदगी हो रही और मौत न है। ये कहानी करोड़ों में से एक नौजवान, उसके बूढ़े माँ बाप उसकी आंखों के सामने कर दिए गए और घबराहट अपनी छोटी बहन और नन्हे भाई को लेकर आंधी से निकला। इंसान की जवानी को देखकर दिमाग बता गया, सब बात नहीं है, भगवान की दुनिया में ऐसा कितने मंत्रा के
बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई बदनाम। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में झगड़ते बने हुए क्यों बिगड़ते। सारे रातों भर के चलते क्यों ये बच्चे बात बिगड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते जाए बापू के नाम। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई बदनाम। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान। उस समय इंसान था ही कहाँ थे? चार लाख शैतान नहीं करते। जब एक कौम ऐसी थी जो उस समय में भी बदली थी और आज भी नहीं बदली, वो है पंजाबी। पंजाबी में पंच तो है ही, पंच नद में भी पंच है और पंचतंत्र में भी पंच है। जो हम लोग पंचतंत्र को मानते हैं, पंजाब को भी मानते हैं, पंच नद को भी मानते हैं, वो है पंजाबी। साथियों, हमारे बीच एक वृक्ष फौजी है जो पाकिस्तान बनने से पहले फौज में सेवा की और उसके बाद भी उन्होंने कई बड़ी है। बड़े सम्मान के साथ उनको बुला रहा मंच पर, जो रोड का होगा ना, रोड का खड़े होकर उनका स्वागत करें। मेजर जनरल VK आनंद, आइए सर, इनसे जरूर सुनना चाहिए। मेजर जनरल VK आनंद गुड़गांव के हैं और इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं आजादी से पहले भी और बाद के भी। और इनके परिवार में जो वहाँ साहब है पाकिस्तान बनने से पहले, वो आपको बताएंगे। आइए ये है पंजाब की शान, पंजाबी सूर्य, मेजर जनरल रिटायर्ड VK आनंद। आइए आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हिंदुस्तान में नहीं है, ये पंजाबी पूरे दुनिया में। एक दफा बात हुई शर्मा जी की, तो कहने लगे जितनी मर्जी ईट उठो तो मुसलमान हो गए। तो हम तो किसी पासे भी जाओ यूनिवर्सिटी पंजाबी कौम की कल्चर ही अलग है। मैं इस मुद्दे से दूर नहीं जाना चाहता। कहते हैं कि तुम्हारी पार्टीशन की पीड़ा तो क्या हो, अपने चले गए उनका दुख, दूसरे चले गए उनका दुख। किसने देखा है ये उनकी बदकिस्मती का हो कि अपनों के साथ जो गंदा सलूक किया 47 में, जो मेरे साथ और मेरे फादर के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरी माता जी बहनों के साथ, मैं बयान नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सब खैरियत से पाकिस्तान छोड़ के कुछ वक्त के बाद हिंदुस्तान में अब बहुत सारी अफसोसजनक चीजें हैं, उनमें से एक बताता हूँ। मैं
पाकिस्तान के अंदर एक जगह का नाम है क्वेटा, जो आप बहुत सारे जानते होंगे। ये क्वेटा बलोचिस्तान का कैपिटल। मेरे फादर उस वक्त इंस्पेक्टर पुलिस रिटायर हो चुके थे और सिविलियन असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर सीओडी क्वेटा में लगे हुए थे। हमारे कैंटोनमेंट में हम रहते थे और हमारे मकान शहर में थे। 19 अगस्त को ऐसा एक किस्म का बर्बादी तबाह हुई, काफी मारे गए। ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज आई कि 5 आदमी क्वेटा में मारे गए, जबकि 25 मारे गए। हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए गुरखा गार्ड रखे हुए थे। उन गार्ड को उन्होंने इकट्ठा बांध के जिंदा जला दिया। आप जरा इसको अपने मन से सोच के कि ऐसे बेहुदा बहुत कमीने एक्ट कौन कौन कर सकती है, पंजाबी नहीं कर। दूसरी बात जो इससे अलग बताना चाहता हूँ, मेरे फादर मेरे साथ क्वेटा में छावनी से पुलिस स्टेशन से गुजर रहे थे, साइकिल पे चढ़ रहे थे कि सामने से एक टांगा आया। ये बात जो है पाकिस्तान 15 अगस्त से बाद की है। टक्कर हो गई, मेरे फादर गिर गए। एक आदमी आया और उसने उसको उठाया, मेरे फादर को। तो बोला आपको चोट तो नहीं लगी? ऐसे नहीं लगी। टांगे वाले को बोला, वो मुसलमान था, उसको माफ करना, उल्लू के पट्टे, हरामजादे और जितने पंजाबी की गालियां सब थी। तुम जानता नहीं ये कौन है? तो ये भी हालत थी कि कहीं जगह उन्होंने बिल्कुल इंसानियत से सलूक किया। और एक बात और, हमारी एक जान पहचान की क्वेटा में हिंदू फैमिली थी, उनका एक दोस्त मुसलमान था, तो उन्होंने कहा था रात हमारे मकान में गुजार लो और बिल्कुल बच जाओगे। अब देखिए वो उनमें देख किसी ने अगले दिन कब सूर्य नहीं देखे। आप लोगों ने किताब पढ़ी होगी ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की लिखी हुई, जिसमें बिल्कुल इसके अलावा एक और किताब भी है जो मैंने पढ़ी, जो कि पूरे हमारे वेस्ट पंजाब में हमारा जो घर था सलागंज में, और मेरी वाइफ का जो था वो चकवाल, रावलपिंडी, कैमल, ये सब चीज़ें आप लोगों से वाकिफ होंगे। तो उस किताब में बहुत कुछ जो कुछ हमने है बर्दाश्त किया देखा, लेकिन फिर भी पंजाबी कौम सुंदर। मैं आप सबसे कहता हूँ कि लड़ाई में जीत किसी की हो, प्रिंसिपल एक होता है कि हमारा एम क्या है, तो वो सक्सेसफुल हुए हैं। चाहे 65 हो, 71 हो। अभी डॉक्टर आर्य साहब ने बोला कि वो जब पार्टिशन के बाद में जब प्रिजनर आए 1,96,000 से टोटल तकरीबन, मैंने उनके अफसरों को मिला। मैं उस वक्त जबलपुर में था, लेफ्टिनेंट कर्नल। मैंने देखा, हमने उनको बिल्कुल अपने रिश्तेदारों की तरह से एक दोस्तों तक उनकी हिफाजत करी। वो बिल्कुल टेलीफोन करते थे, जो उन्होंने बताया अपने रिश्तेदारों से, भाई तेरा की हाल है? कहते मैं सब बिल्कुल ठीक हाँ, हिंदुस्तान है। यही चीज 19 अगस्त के बाद दिल्ली से मेरा भाई पूछता था, बताओ कि तुम कहते हो? माता जी कहते हैं, पिताजी कहते हैं। कुछ फैमिली मेंबर तो मेरे हवाजात से दिल्ली आ गए। मैं उस वक्त 14-15 साल का था।
मैं स्टाफ कॉलेज की ट्रेन जो क्वेटा से चली दिल्ली के लिए उसमें हूँ। 5 दिन हमको लगे इंडिया आने के लिए। ट्रेन के अंदर सब खैरियत से था, कोई नहीं रखता हुआ। मेरे 2 भाई बाद में आए, वो आ रहे, उन्होंने वो पानी पिया जिसके ऊपर बोला कि इसमें तो जहर घोला हुआ। वो उनको अपनी जान बचाने के लिए, और आपको शायद मालूम हो कि इंसान की शनाख्त के लिए भी कोई दूध देना पड़ता था उनको। बच गए, कवर वैगन के अंदर आए, तो वो 1 हफ्ते के बाद में दे दी। आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो इनका मुद्दा है कि हमारी पीड़ा है, अब पीड़ा खत्म हो गई है, अब हमें आगे बढ़ना है। अगर जो आजकल हो रहा है उसको दोबारा नहीं होने देंगे। आर्मी आपकी नेवी हो, एयरफोर्स है, आर्म फोर्सेज हर जगह तैनात हैं अपने मुल्क की बचाव के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो आप सब ये फैलाएं कि हम अपने मुल्क को जिंदा रखें। जय हिंद। आपने देश के फौजी की विकास में, साथियों, आप रात को खूब एनर्जी सोते हो। वो इसलिए सोते हो कि फौजी और हम लोग रात को बॉर्डर पे जा रहे हैं। ये जागते हैं तभी आप लोग सो पाते हो। तो इनका सम्मान बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर सर्वदयानंद आर्य जी, सेकंड सेशन जज अनिल कुमार शर्मा जी और कैप्टन उमेश ओबराय जी, कर्नल R.K. शर्मा, मैं मंच पे बुला रहा हूँ। अगर से हमारे सुरेश ओझा जी भी आए हुए हैं, कृपया मंच पे आइए और सम्मान समारोह शुरू कर रहे हैं। बीच बीच में विचार भी सुनेंगे। और जो सबसे पहला सम्मान हम करने जा रहे हैं, पंचनद शौर्य सम्मान। शौर्य मतलब वीरता, शूरवीरता। आप सब लोग शूरवीर हो, उनके संतान हो, तो ये एक आदमी का सम्मान है जो आपका सम्मान है, पूरे पंजाबी समाज का सम्मान है। मैं सर्वदयानंद जी से निवेदन करूंगा, विमल साहब का थोड़ा ये सर्वदयानंद जी मेडल बना रहे हैं। सर आपने लोगों को मेडल बनाए। मुझे कुछ पेंटिंग का भी शौक है, गाने का शौक है और लिखने का शौक है। तो अपनी तरफ से एक पेंटिंग इनको दे रहा हूँ जो मुझे मालूम है कि एक वक्त के घर में ही लगी। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। ये हमारे साथी हैं रमेश ओझा, अलवर जिले के इंचार्ज हैं और पंजाबी और पंजाबियत के लिए दिन रात काम में लगे हैं। तो भारतीय पंचनद पार्टी की तरफ से आपका स्वागत है।
चलिए, इसके बाद ये कर्नल आर के शर्मा, आप फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स के जनरल सेक्रेटरी हैं और हर साल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो काम कर रहे हैं, आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कर्नल आर के शर्मा। आहूजा जी, आप आहूजा जी, डॉक्टर, आपका स्वागत है। आपने बहुत योगदान दिया, इतना योगदान है कि देखिए राजस्थान से भी आज कई लोग आए वरिष्ठ नागरिक वोटिंग की वजह से। मैं चाहूँगा, आहूजा जी वैसे काफी लंबी बात करते हैं, मैं चाहूँगा कि मात्र 2 मिनट मतलब 120 सेकंड के लिए आप कुछ संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत है। आप सभी सम्मान्य बुजुर्ग को मेरा प्रणाम और भारतीय पंचनद पार्टी के संरक्षक श्री डॉक्टर आर्य जी और उनके समस्त कार्यकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और जो इन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा सम्मानजनक कार्यक्रम किया है देश के विभाजन के, जो हमारे अपने परिवार समाज में जो विभाजन में परेशानी से रहे हैं, आज उनका सम्मान हो रहा है। और जो उन्होंने किस किस तरह तकलीफें झेली हैं, तो मैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, वो तो वही बता पाएंगे क्योंकि मेरा जन्म अलवर का है। और लोथरा जी ने तो मेरे को एक लक्ष्मण की रेखा भेज दी। अब 2 मिनट में मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आए हैं हमारे समाज में विभाजन के बाद देश से बिछड़ के, मैं तो यही कहूँगा उन्होंने अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने कर्म को और अपने धर्म को जिंदा रखने के लिए, मर्यादा को बनाए रखने के लिए हमारे देश, अपने ही देश में आए हैं। ना वो शरणार्थी थे, ना ही वो रिफ्यूजी थे। हकीकत तो यही है कि वो पुरुषार्थी थे, पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थी रहेंगे और पुरुषार्थ के माध्यम से आज इस देश में नहीं पूरे वर्ष में जो है संसार में उन्होंने अपना नाम कमाया है। और मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता, मैं उनका सिर्फ हार्दिक अभिनंदन कर सकता हूं। और मेरा भी सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस परिवार से जो जन्म लिया है पंजाबी से, और मैं अपने आप को पंजाबियत कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती। और मैं हकीकत ये है कि पंजाबियत को मैं अपने आप को बहुत बड़ा पंजा दावेदार कहता हूँ। और ये पंजा जो है इतना ताकतवर है, अगर हमारी मुट्ठी बंद हो जाए तो हम पूरे वर्ल्ड में सिर्फ शासक कर सकते हैं। आप चाहें, ये दावे के साथ है। आज ये हमारा पंजा खुला है राजनीतिक, आज राजनीतिक में मैं सभी से जो आए हुए हैं, जितने भी आए हैं, चाहे वो जितने भी हैं, मैं उनको कहता अपनी मुट्ठी राजनीतिक में बंद कर दें और सारी भेदभाव को भूलकर, सारे राजनीतिक दलों को भूलकर अपने पंजाबियत की जो है भारतीय पंचनद पार्टी जो इन्होंने बनाई है उसके एक मुट्ठी में बंद होकर के आ जाए और अंगद की तरह पैर थमा के आप खड़े हो जाएं। मैं दावे से कहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, वो खट्टर साहब अपने खटिया लेके इस दरबार में आएंगे। या काका तू साढ़े को नहीं चाहना है तो साढ़े को जो चाहना तो काम आज करवा लें। ये दावे के साथ कहता हूँ। ये रहने की हर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो वो अगर जिस दिन हमारी पंजाबियत की पार्टी एक मुट्ठी में खड़ी हो गई, जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं हमारे या सेंटर के, वो सब एक हमारे आज जितने भी हैं पदाधिकारी जहाँ भी मौजूद होंगे वो सब के सब जो हम आपको सम्मान के फूल मांगेंगे और आज हमारी सारी मांगे वो घर बैठे बैठे पूरी करें। हमारे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरा जिंदगी का अनुभव है। मैं श्री लोथरा जी को और श्री डॉक्टर आर्य साहब जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने मुझे एक लक्ष्मण रेखा के रूप में धन्यवाद। अभी इन्होंने अलवर में
राजस्थान स्टेट का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, मैं और आर्या जी गए थे। जब मुझे बोलने का मौका दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर आपकी 2 शब्द बोलिए, तो मैंने 2 शब्द ही बोला और कहा था थैंक यू। ये 2 शब्द बहुत थे मेरे लिए, उसमें सब कुछ आ गया। हमारे बीच सुनील गुलाटी जी मौजूद हैं। ये हम सम्मान समारोह शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अशोक कुमार पिटानी जी आइए। उसके बाद चरणजीत सुनेजा जी, दौलत राम हजरती जी, डॉक्टर नंदलाल भाटिया जी और गणेश दास जी कृपया मंच पर आए। जो नहीं आ सकते बता दें, हम लोग नीचे ही उनका स्वागत कर देंगे। आइए। ये प्योर गोल्ड प्लेटेड मेडल है। नीचे करो। फोटो दे दोगे क्या मेरे को? आ गया यार भाई, जोरदार तालियां तो बजी। लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अब ये मैं कॉर्नर पे जाते टांग की वजह से साइकिल चला के थोड़ी देना क्या हो गया।
नहीं जाके हमारे साइकिल चलाई और खेती करी। पीछे गार्डन है, बोलकर अपने गार्डन की देखभाल करता है। और ये बोलना तो हमारे काम में ये देखो अभी भी हिम्मत है, इसी को कहते हैं पंजाब। वैसे तो ये पूछने का है पंजाबी मतलब पानी मतलब नदी है मेरे पास पंजाबी में फ्लोर है पानी। अब डॉक्टर भाटिया जी 2 मिनट आपके लिए आइए। इन्हें सारी जवानी जोड़ता मैं डॉक्टर नामलाल भाटिया, आई एम 84 years young। देखिए बहुत ही लंबी है दास्तान, कैसे करूं इन चंद शब्दों में बयां। ये जो पार्टीशन की दास्तान है इतनी लंबी है, अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं बैठ के नहीं खड़े खड़े 5 घंटे में इसकी बयां कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम लिमिट है। 2 मिनट में भी कहा गया है। मैं जब पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन हुआ तो मेरा परिवार मुल्तान मिला। अगर यहाँ तो मुल्तान के बैठे हैं लोग तो राम चौतरा जानते होंगे, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था राम चौतरा। वो रावी के किनारे पे राम चौतरा था। उससे 5 किलोमीटर पे एक छोटा सा गांव था दारानारम, और हमारे पास 3 घर थे, कुटुंब था वहाँ। ये आर्या साहब जो है, जो पहले स्पीकर आर्या साहब है, उनके पिता और हमारे सके चाचा मास्टर सिद्धूराम, तो इनके पिताजी को तो मैं आर्या साहब के पिताजी को तो मैं 1955 से जानता हूँ। उसके बाद मैंने मैट्रिक करी राइट हाई स्कूल रोहतक से, और मैं एग्रीकल्चर कॉलेज लुधियाने में एडमिट हो गया। और उसके बाद मैंने MSc इन सर्विस करी, PhD इन सर्विस की। चलो अब मैं यहाँ सुभाष चौक सेक्टर 47 में रहता हूँ मैं, और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिटायर होने के बाद मैंने सिस्टी गाँव में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे जैविक खेती कहते हैं, हमने वो करवाई है। किसी को मेरी सहायता की जरूरत है। मैं ये कहता हूँ कुछ भी ना करो, जिनके फ्लैट भी है ना, एक लंबे गमले रख लो, उसमें कम से कम 2-4 मरच के पौधे लगा लो, उसके पुदीना लगा लो, धनिया लगा लो। कम से कम जो रात चीज खाते हो, सवेरे क्या करता है वो जिम्मेदार स्प्रे करता है, इंसेक्टिसाइड की खाद को आपको दे देता है। तो मैं इतना लंबी दास्तान है, टाइम कम है, लेकिन मेरे सामने मेरे परिवार के नजदीकी 15 आदमियों का मर्डर हुआ है। 15 आदमियों का मर्डर हुआ है मेरे परिवार के नजदीकी आदमी। मेरे जीजे के परिवार के 7-8 आदमी मरे, और भी 7-8 आदमी और भी मरे पार्टीशन में। और मेरे सामने मैंने आपकी गाड़ी को कटते देखा, वो थाने बात जा रही थी। अब तक रेलवे स्टेशन के बाद में मखदूमपुर रेलवे स्टेशन आता है, उसके चलने के बाद मुसलमानों ने ट्रेन की पटरी के ऊपर शीशे पर करके पेड़ रख दिए। गाड़ी रुक गई और वहाँ जो है गाड़ी को काट दिया गया। खास तौर पर सिख परिवार जितने उसमें थे, सिख परिवारों को काट दिया गया। बड़ी लंबी दास्तान है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, आर्या जी और आप लोग सब बैठे हो, ये 1975-80 के गीत में चौहाने के सरदार हरनाम सिंह थे। उन दिनों में ये चौधरी साहब फरीदाबाद थे, तो वहाँ भी उस वक्त भी हमने ये पंजाबियों की एकता का कुछ किया था। उसके बाद मैं 2009 की बात करता हूँ, स्वामी धर्म सेवा पटौदी में एक हरियाणा मंदिर है, सुनो, उन्होंने ये 5 लाख बनाया। मैंने भी उसमें 5100 रुपये दान दिया था।
मेरे को ये बताया गया था कि कुरुक्षेत्र के नजदीक कहीं जो है जगह ले रहे हैं, वो पता लगा ठीक ही है। अब जो कहते हैं कि जगह ली हुई है वो पिपली और शाहबाद के बीच में कोई तकरीबन 7-8 एकड़ की है। मैं ये चाहता हूँ कि वो उसको आबाद करो, और पिछला जितना जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है वो एक मिनट वो उसका कोई हिसाब दो, और एक पंजाबी संस्कृति का ये उदय बाढ़ राज्य का भी हिसाब में से वो पैकेट थे सारी धर्म देव के साथ वो पैकेट थे। एक साला निकलता था दिमाग से, वो किसी कारण बंद हो गया, वो आपदा भी कैसे बंद हुआ उसको भी चालू किया जाए। धन्यवाद। देखिए ऐसा है क्योंकि समय की बड़ी भारी कमी है, तो आप अपने निश्चित समय में बात करें। सबसे पहले मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं, फिर ये कार्यक्रम शुरू रहेगा। हरियाणा के आज के हरियाणा और आज के समय के सबसे सीनियर IAS ऑफिसर मेरे दोस्त सुनील गुलाटी जी यहाँ आए। तो सुनील गुलाटी जी और उनके पिताजी को हम सम्मानित कर रहे हैं। सुनील जी जरा खड़े होके सबकी अभिवादन कर दीजिए। सुनील गुलाटी मेरे बहुत पुराने सहयोगी हैं और बहुत सीनियर पोजीशन पर, यानी जितने IAS कैडर में आप हैं उनसे सबसे सीनियर, चीफ सेक्रेटरी से भी सीनियर। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आइए और पिताजी को भी साथ लाइए, श्री दयाल प्रकाश गुलाटी जी, और बाकी जितने इस परंपरा में आगे चल रहे हैं उनका हम सम्मान करें। आइए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि शायद यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें सबसे क्लोज मैं ही हूँ गुलाटी साहब से। स्वागत है सर आपका। और इनकी एक खासियत और है, IAS ऑफिसर होने के बावजूद भी ये इंडियन आर्ट कल्चर को भी बहुत इंटरनेशनल लेवल तक प्रमोट करते हैं। और जो इनके श्रीमती हैं, मेरी सिस्टर है रेणुका जी, आज जो हिंदुस्तान के पहले 20 आर्टिस्ट हैं उनमें से चौथा या 5वां नंबर उनका। तो हम लोग सुनील जी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। इसे तो करना बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। और उसके पिताजी का बाबूजी का देख कर ये कला के उपासक आपको एक पेंटिंग भी दी जा रही है। दोस्तों, हमारी बहुत बड़ी खुशखबरी है। गुड़गांव की आन बान और शान आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान लक्ष्मण पहुजा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। मंच पर आइए। वो आए हमारे मंच पर, कभी हम उनको और कभी मंच की छत को देखते। मतलब इसको कहते हैं नम्रता। जब भी जाओ आपको हंसते हुए मिलेंगे, और कभी किसी भी काम के लिए गए इन्होंने कभी मना नहीं किया। ये सारे गुड़गांव के लोग जानते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि इनका जोरदार तालियों से स्वागत होता रहे। राष्ट्रीय पिताजी महासभा की तरफ से आपका स्वागत है।
हुई क्योंकि इनके घर में लगी रही है। आइए पौजा जी 2 शब्द। हाँ ये अब मैं इसके बाद बुला रहा हूँ ईश्वर देवी, खेमचंद शर्मा, लेखराज, मांगो देवी, राजाराम सोनी, और राम ज्ञान पहुंचा जी मंच पे है। ये मैडम नंबर की आपकी आ जाइए। कौन की बात है? सबसे पहले ईश्वरी देवी जी जमुना नगर से हैं। मुझे सामने से पंचनाथ को मतलब है हो सकता है सर ऐसा अरे मैंने पहले वैसे ही बुला रखे थे।
तो ये सामने से गाड़ी पहनाते नहीं, मैं समझ नहीं आती। जीतो मतलब जीतो सर। तो आप लिखते नहीं हो साइड से, ऐसे साइड से। साइड से मैं भी हमारे लिए ये चल रही है, आप देख लीजिए। ये राजधानी से आपको पूरा ये ठीक है सुन माता जी को क्लोज कर। बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मान समारोह का अगला भाग कुछ देर के बाद मैं राजा राम सोनी जी कांग्रेस बोलना भाई तालियां तो बजनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि जीजा को ताली और नेता को ताली, तो जितने भी सम्मानित बड़े सब देते ही हैं उनको बहुत अच्छी लगती है, तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ, लक्ष्मण पावलिया आइए। नहीं, लक्ष्मण पावलिया जी आइए। आज पंचमुख पार्टी का ये सम्मान समारोह मैं अभिनंदन करता हूं। इनके संचालन, इनके करता धरता डॉक्टर आर्य जी, रुद्रा जी, नरेंद्र आर्य जी, हम अपने जज साहब विमल जी, काफी समय से मैं देख रहा हूँ किस प्रकार पंजाबियों के लिए ये कार्य कर रहे हैं। काफी इनके साथ बैठने का मौका मिला, कुछ सीखने का भी मौका मिला इनके साथ बैठकर। आज यहाँ जितने हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता समान,
हमारे भाई यहाँ पधारे हैं, मैं गुरुग्राम की ओर से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है उनका सम्मान जो सन 47 से पूर्व एक त्रासदी को झेलकर किस प्रकार अपने धर्म की खातिर, अपने पंजाबियों को बचाने की खातिर उस हिस्से को छोड़कर आए। मैं कृपया सभी से प्रार्थना 2 मिनट के लिए सभी सहयोग करेंगे। अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस हिस्से को छोड़कर भारत में आए, वो पाकिस्तान बना। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे पिता, दादा, परदादा सब वहां से छोड़कर आए। आज पाकिस्तान की क्या हालत है आप सभी जानते हैं। यह भी एक पूरे पिता परमात्मा का वरदान था। उनकी इच्छा थी कि आप इस जगह को छोड़कर नई जगह चले जाएं, परंतु नई जगह जाकर जो आप लोगों ने यहाँ दुख सहन किए, जो मेहनत की, क्योंकि हमने भी अपने परिवारों में देखा है किस प्रकार हमारे दादाजी ने, नानाजी ने, पिताजी ने कम किया होगा, हमने और कम किया, परंतु जिनके ऊपर भार था किस प्रकार मेहनत मजदूरी करके अपने आप को खड़ा किया। आज देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर पंजाबियों का राज है। पंजाबी कभी झुका नहीं किसी के आगे, कभी कुछ मांगा नहीं, अपने हक के लिए नहीं मांगा, हमेशा लड़ा है और खड़ा हुआ है। मेहनत के बल पर आज इस मुकाम पर सभी पहुंचे हैं। मैं उसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। कितनी बड़ी कुर्बानी करकर आप यहाँ तक पहुंचे। आज हमारे बच्चे उसका आनंद ले रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने कमाया, परंतु उनका सम्मान होना भी जरूरी है। इसके लिए कोई 5-6 मास पूर्व हमारी बैठक हुई, उसमें आगे जी का विशेष रूपला जी का एक आह्वान था कि हम अपने बुजुर्गों को कभी ना भूलें, जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है। उनके साथ हम अपने विचार भी शेयर करें, उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम करने में मेहनत भी लगती है, सब कुछ होता है। काफी दूर दूर से भी हमारे बुजुर्ग आए हैं, उनको भी अच्छा लग रहा होगा। कम से कम हमारे को याद करने के लिए कोई तो पंजाबी वर्ग है जो हमारे को याद कर रहा है। मैं पुणे संचालन समिति का और आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ओम शांति। धन्यवाद महोदय जी। साथियों, हमारे बीच एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, आप सबने उनका नाम सुना होगा, मैंने भी सुना था, लेकिन पहली बार देख रहा हूं, तो मैं मंच पे इनवाइट कर रहा हूं लॉर्ड पीएस संधू साहब। आप इंडियन हॉकी से भी जुड़े रहे हैं, आपने देखा होगा जो पुराने लोग खेलते हुए, तो हमारे ये बड़ी गर्व की बात है कि गुड़गांव में हैं एक अंतर्राष्ट्रीय, इनका कम से कम 4 तालियों से तो स्वागत है और एक नारा लगाएंगे। हाँ, पीएस संधू। ये बहुत खेले इंडियन हॉकी और इनकी वजह से इंडिया को काफी मेडल मिले हैं, इनको भी मिला है, लेकिन ये पहला मेडल पंचनद की तरफ से दिया जा रहा है अनिल कुमार पेमन जी का।
हाँ IIT संधू साहब मैं निवेदन करूंगा कि संधू साहब निवेदन करूंगा कि साढ़े पंजाबी भरावां बहनों से कुछ दो शब्द हो बड़ा एक शब्द हॉकी ने गोल वाकर न देगा आओ सर प्लीज। वो कहते हैं कि जहां पूजा होती है कर्म की वही लोग आगे बढ़ते हैं, मन का केवल वेग चाहिए, पांव से हम चल पड़ते। If you have willpower, you can achieve that goal. I did my BSc from Crowderman College. तो सारे वो जो भी थे 4 भाई थे वहाँ and he was my classmate. Yeah, he was my classmate. शक्ति कपूर भी उससे पढ़ा, उसका नाम नहीं ले रहे क्योंकि वो विलेन है। And he was my classmate. Dr. Dhruv Singh, he gave me country. He was from Rohtak. इसमें कहना चाहूँगा सर मैंने आपके कॉलेज के सामने क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट वहाँ से एमबीए किया है पूरा फुटबॉल थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर मैसेज दो पंजाबी है सारे असली पंजाबी तो पंजाब नहीं है। One has to be very positive. We are all positive. That's right. But there should be negative also. क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होगा तभी करंट आएगा। राम की पूजा तब तक होती है जब तक रावण था, रावण गिरा तो राम को कोई माइक पर बोलो तो आवाज तो सुनाई नहीं देगी। Thank you so much. माइक पर बोलो। Now, मैं नरेंद्र आर्या जी से, राजकुमार कुटानी जी से निवेदन करूंगा मंच पर आए और कुरुक्षेत्र तो क्या है साढ़े आइए सर, मैं भी नरेंद्र जी है कुरुक्षेत्र आ रहे हो सर मंच पे आप सबका स्वागत है। राजकुमार चौटानी जी फिरोजपुर झिरका से हूँ और आपको कहूँ वहाँ सिर्फ 1500 लोग हैं पंजाबी, उसके बावजूद भी वहाँ 5 काउंसलर हैं पंजाबी। ये उनकी एकता का सबूत है। आइए तो बस 2 मिनट बाद सर सम्मानित कोई करना सर, आओ कैसे सम्मानित व्यक्तियों के हाथ से सम्मानित होना करना। लेखराज चावला जी चंदर कांता खोसला जी आई है चंडीगढ़ से, आइए आइए वेलकम। मैं आइए चंद्र कांता जी, उसके बाद रामचंद्र आर्या, रामचंद्र आर्या रामलाल बेमल जी नहीं है,
गए उधर हैं उधर गए हाँ भाई यहीं से कर रहे हाँ गलत कर रहे हैं तू यहीं से मोड़ दिया कर हाँ जी हाँ जी चंद्रकांता खोसला जी है, चंडीगढ़ से आई है और ये बहुत बड़े घराने से जुड़ी हुई है, संगीत से जुड़ी हुई है, नृत्य से जुड़ी हुई है, एजुकेशन से जुड़ी हुई है। आज इंटरनेशनल लेवल पर इनका नाम है और इनको स्पेशल हमने इनके बारे में पढ़कर इनको इन्वाइट किया था कि ऐसे लोगों का सम्मान होना बहुत जरूरी है। पता लगना चाहिए कि पंजाबी आज कहाँ कहाँ तक बैठे हैं। तो इनका जोरदार स्वागत। आगे आ जाओ मंच पर। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, शर्माते बहुत हैं और बलदेव अरोड़ा जी नाम भारत रत्न मेहता जी, भारत रत्न मेहता जी आ जाओ। इस तो बाद रामचंद्र आर्य, रामलाल पीमा जी आए, ठीक है आपसे जरूर सुनेंगे। पंजाबी उन्होंने एक डिपार्टमेंट है वो आ नहीं सकते थे मेडिकली चीज करते आज 1931 तो मैं जाके डिपार्टमेंट किया मैं चंडीगढ़ तो बलदेव राज अरोड़ा जी साहब, गिरने जी आप बलदेव राज, हाँ जी भारत रत्न मेहता जी, भारत रत्न मेहता जी राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं गुड़गांव के। दूसरा जी सबसे ज्यादा काम करते, इनका सम्मान सबसे पहले जरूरी है। और ये हमारे संस्था के पहले आदमी हैं, बड़े बड़े लोगों को भारत रत्न नहीं मिला लेकिन इनको नाम ही भारत रत्न। तो और नहीं जन्मजात अनिल कुमार बिरला जी को रमेश आहूजा जी को मैं एक पेंटिंग दे रहा हूँ। ये पेंटिंग ऐसी है कि भगत सिंह जी को फांसी पर चढ़ाया गया था और वो फांसी का फंदा जो है वो फांसी का फंदा मैं इनको भेंट कर रहा हूँ ताकि ये अलवर में रहे और अच्छे अच्छे लोगों को जो हमारे दुश्मन हैं उन सबको फांसी चढ़ाते। रमेश आहूजा जी तालियों के साथ स्वागत। ये भगत सिंह जी है और ये फांसी का फंदा है, एक स्पेशल बनवाई गई थी आहूजा जी से क्योंकि लड़ाके है
लड़ते हैं और जो लड़ता है वो भी जीतते हैं। मोहित को लेके जा रहा हूँ। ये कुछ लोग बाद में आए थे, कृपया अपना नाम लिखवा देंगे, अपनी नाम लिखवा दीजिए, क्योंकि कई लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। और ये जरूर है, खाना खाए बिना कोई नहीं जाए। हाँ जी। या तो आप एक दफा नाम सारे अनाउंस कर दो तो पता चल जाएगा। नंबर श्री राम मल्होत्रा जी, श्री राम मल्होत्रा जी, सतपाल साहनी जी, सतीश कुमार खट्टर जी, रमेश चंद्र जी और रामचंद्र आर्य जी आए थे। हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा, अब उनका निरादर नहीं होगा बल्कि आदर होगा, सत्कार होगा और लोग पंजाबियों को समझेंगे
हम गर्व करते हैं कि हर क्षेत्र सर मैं आपसे आ जाइए सर, आप सामने सामने आ पीछे और पीछे हो जाइए नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और डेजिग्नेशन बताइए कि क्या आप करते थे। मेरा नाम अनिल कुमार विमल है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय पंजाब पार्टी का और मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हूँ जी, हरियाणा से। तो सर आज ये जो सम्मान समारोह जो रखा गया है, कौन लोग यहाँ पहुँचे हैं आप ही की तरह, कहाँ से बुलाया, किस तरीके से आपसे संपर्क किया गया इन लोगों ने? आज रामनवमी के उपलक्ष्य में हमने ये विचार किया था कि हमारे जो पंजाबी समुदाय से जो देश के विभाजन के टाइम जीवित थे और उस समय उन्होंने पीड़ाएं सही और लगभग 80 साल की उम्र से ज़्यादा के सभी लोगों को सम्मानित किया गया है और हमारी लिस्ट में सारे हरियाणा से 100 मुख्य आदमियों को यहाँ पे बुलाया गया और सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। बताना चाहूँगा कि काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जो कि पंजाबी समाज के शूरवीर हैं उनको आज यहाँ बुलाया गया है और बुलाने के बाद यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया है। ऐसे में अलग अलग मैं दिखाना चाहूँगा कि जो अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग जो लोग हैं, शख्सियत हैं, वो यहाँ पहुँची थी। काफ़ी देर से हम उसको लाइव पूरे प्रोग्राम को आपको दिखा रहे थे। ऐसे में और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे इस बारे में और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस प्रोग्राम को तय किया गया था। जी सर, थैंक यू। सर स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी चैनल पर। हाँ जी, पंजाब केसरी टीवी। मैं IIT दिल्ली से हूँ जी और पहले बैच से जी और इंडिया का हॉकी का प्लेयर रहा हूँ। तो सिलोन होता था, मैं 1966 में सिलोन गया जी और मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ खेली है जी और मेरे जौन से प्रिंसिपल थे डॉक्टर स्वरूप सिंह, वो थे रोहतक से। तो सारे तकरीबन जाट जौन से हैं वो हमारे दोस्त होते हैं जी। हाँ जी। तो आज ये सम्मान समारोह जो रखा गया है, कैसा मानते हैं इस तरीके की पहल को, इस तरीके के इस प्रोग्राम को? सबसे पहले इनको मैं जज साहब को देता हूँ धन्यवाद, मिस्टर अनिल कुमार विमल। तो वो मेरे 3-4 तो मैंने उनको बोला यार मैंने सो मैनी अवार्ड आया वन, तो वाई यू आस, वो कहते नहीं जाना है अब। और मेरा छोटा ब्रदर भी, ही वॉज ए इंडियन, ही वॉज ए फ्लायर, इंदिरा गांधी का पायलट था वो। थैंक यू। तो कुछ इस तरीके से जो शख्सियत हैं वो यहाँ पहुँची हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ आकर शेयर किया है। साथ में जो प्रोग्राम था पूरा हमने लाइव आपको दिखाया। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जो जानकारी है, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, जिनके परिवारों ने उनकी कमियों को सहा है पूरे समय तक, क्योंकि एक इंसान के घर शहीद हो जाने के बाद, देश के ऊपर शहीद हो जाने के बाद जो उसकी कमियां जो रह जाती हैं परिवार के लिए, किस तरीके से उन परिवारों ने जो है अपने आप को संभाला, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को देश की सेवाओं में भेजा।
और ऐसे में आज उन लोगों को आज इकट्ठा किया गया था, उन शूरवीरों को इकट्ठा किया गया था जिन्होंने देश के अंदर कहीं ना कहीं जो है बहुत अहम भूमिका निभाई है देश की प्रगति के अंदर, देश की रक्षा के अंदर, सुरक्षा के अंदर। तो उन सभी अलग अलग वर्ग के, अलग अलग इलाकों के जो लोग हैं उनको बुला कर के आज जो है सम्मानित किया गया था। और तस्वीरें भी आपको दिखा दूँ।